आज के हमारे गेस्ट है राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक दबंग छात्र नेता मोहित यादव जी। आज हम इनसे जानेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस इशूज़, इलेक्शन नहीं होने की वजह और कुछ ऐसे इशूज़ जिसके अंदर इन पर लाठीचार्ज हुए। एक 2023 के अंदर आप अध्यक्ष पद के लिए कैपेबल थे। एक निर्मल चौधरी जी से आपके क्या इख्तिलाफात थे? आपके और उनका क्या ही 36 का आंकड़ा था, दोनों मोहित यादव जी का और निर्मल चौधरी का 36 का आंकड़ा था। एक एबीवीपी और एनएसयूआई में लड़ाई किस चीज़ की, आइडियोलॉजी की या फिर सत्ता की? छात्र राजनीति में मुकदमे तो लगते ही लगते हैं, तो आपके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे थे? एक जैसे ही चुनाव बहाल हो जाते हो तो आप उम्मीदवार तो रहोगे अध्यक्ष पद के लिए। 11 पर एज हो गई है। मैंने जितने भी छात्र नेता देखे हैं, मुझे सबके पीछे गाड़ियों की इतनी लंबी कतार देखी। मैंने आपके पीछे भी देखी, मर्सिडीज, ऑडी, डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, इतनी लग्जरी गाड़ी आती कहाँ से है? कभी कभी ठीक है, बनता है, वर्चस्व दिखाना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन बोल सकते हैं। के.एल. एडगवार जी जो इतिहास में कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने ही आरएसएस की स्थापना करी है, जबकि आरएसएस का काम था समाज की सेवा करना, न कि जाति पात पे, धर्मपात पे बिठा के लोगों को और सत्ता को और बीजेपी को सपोर्ट करना। शिक्षा के संस्थानों को ये आरएसएस का अड्डा नहीं बनने देंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो अनस्क्रिप्टेड बाय एसके, जहाँ होती है सीधी बात बिना किसी फिल्टर के। आज के हमारे गेस्ट है राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक दबंग छात्र नेता मोहित यादव जी। आज हम इनसे जानेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस इशूज़, इलेक्शन नहीं होने की वजह और कुछ ऐसे इशूज़ जिसके अंदर इन पर लाठीचार्ज हुए और प्रशासन द्वारा इन्हें अरेस्ट भी किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी स्क्रिप्ट के। कैसे हो सर? बढ़िया, आप बताएं समीर जी। आप एनएसयूआई का एक चेहरा हो, लेकिन एक लीडर के पीछे की सोच क्या है? देखिए, अभी हम छात्र राजनीति कर रहे हैं। एनएसयूआई हमारा संगठन है, कांग्रेस का अग्रिम संगठन इसको बोलते हैं, और हमारा अभी मात्र एक ही उद्देश्य है कि हम छात्रों की हक अधिकारी को लिए जो भी स्टैंड ले सके, उनकी मदद कर सके। हमारा टारगेट अभी यही है। आपने छात्र राजनीति क्यों शुरू की? सेवा थी या फिर सियासत में पहला कदम? सेवा मान लो, सेवा से छात्र राजनीति में आ गए, फिर संगठन में आ गए। छात्र संघ चुनाव सरकार ने बंद कर दिए तो सेवा करते रहे। आज एनएसयूआई ने प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया, उसको अच्छे से निभा रहे हैं। संगठन के थ्रू जो भी छात्रों की मदद है, उनके हक अधिकारों की लड़ाई है, उनको मजबूत कर रहे हैं, उनकी बात सरकार को और अधिकारियों के सामने रख रहे हैं। जी, एक अभी यूनिवर्सिटी के अंदर लाठीचार्ज हुआ था आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर, जो विरोध प्रदर्शन किया था एनएसयूआई संगठन द्वारा, उसमें कई लोग अरेस्ट हुए। आप भी थे उनमें? जी, मैं उस टाइम जयपुर में था नहीं तो जयपुर संभाग की जिम्मेदारी मेरे पास ही है, मैं होता। और हम लोगों का ये उद्देश्य था कि जो शस्त्र पूजा है उसका शिक्षा के स्थान पे क्या काम है और आरएसएस का शिक्षा के संस्थान में क्या काम है, उनको वही जगह क्यों दी, उसके खिलाफत में हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद में सारी चीज़ें हुई, देश विरोध के अन्य कई मुकदमे लगाए, पुराने मुकदमे खोल दिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष को अभी भी जेसी में बंद कर रखा है, न्यायिक हिरासत में है। तो ये सरकार जो है अपने जो तानाशाह रवैये को इस प्रकार की घटनाओं से दर्शाती रहती है बार बार। एक अभी जेल में तकरीबन 14-15 दिन हो गए विनोद जाखड़ जी को, और उनके साथ उपाध्यक्ष एक और भी है चौधरी जी, और उनके साथ एक साथी और है आप ही के संगठन किशोर के, चौधरी, इकाई अध्यक्ष हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जी। तो अभी इनकी जमानत का कोई रास्ता है? कब तक जमानत हो जाएगी? इनकी जमानत फ्राइडे को हमारे हियरिंग है इनकी बेल का, उसमें देखिए न्यायालय क्या उसमें आदेश देता है। हम तो ये उम्मीद करते हैं न्यायालय से कि सरकार की तरह आप ये तानाशाही रवैया ना अपनाएं और एक्चुअल में जो स्थितियाँ उनको देखते हुए हमारे साथियों को बेल दी जाए। उस दिन वैसे एक्चुअल में हुआ क्या था? आप पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी बताइए, क्योंकि जब अरेस्ट किया उसके बाद जब विनोद जाखड़ जी की सोशल मीडिया प्रोफाइल हमने देखी तो उसमें देखा जा रहा था कि उन्हें अलग अलग थाने में घुमाया जा रहा था। देखिए, अलग अलग थाने में तो इसलिए लेके जाया जाता है कि भाई एनएसयूआई बड़ा संगठन है,
पूरे राजस्थान लेवल पे हर ज़िले में, हर तहसील में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में इकाई है, NSUI के पदाधिकारी हैं, तो कोई उनके खिलाफ में, पुलिस के खिलाफ में कोई मूवमेंट ना बना सके, तो उनको चारों तरफ लेके जा रहे थे, ये एक माना जाता है। और दूसरा कारण ये है कि एक मिसगाइडेंस दी जाए कि भाई अभी हमने उनको छोड़ दिया या क्या रिकॉर्ड में है, 24 घंटे में उनको प्रशासन के मतलब न्यायालय के सामने पेश करना है कि नहीं करना, ये सारी मतलब जो कहानी है ये पुलिस प्रशासन और सरकार की होती है, उस हिसाब से वो उनको इधर उधर डाइवर्ट कर रहे थे। वैसे जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो हुआ क्या था वहाँ? थोड़ी शीशे भी फोड़े गए पुलिस द्वारा गाड़ियों के। देखो आपके सामने वीडियो है, पूरी मीडिया ने भी चलाया, बारिश हो रही थी, छात्र नेताओं की गाड़ियों को तोड़ा गया, छात्र नेताओं पर लाठीचार्ज हुए, RSS के लोग भी लाठी से मार रहे थे और पुलिस प्रशासन भी मार रहे थे। तो किस तरीके से मिली भगत करके और ये घटना हुई, सब मीडिया ने दिखाया, सोशल मीडिया पर डाली हुई है, ये स्थिति हुई। अगर आप वहाँ होते तो आप क्या करते? जो हमारे NSUI के साथी कर रहे थे वही हम करते, हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते। शिक्षा के संस्थानों को ये RSS का अड्डा नहीं बनने देंगे। आज जो घटना हुई उससे हम डरने वाले नहीं हैं और आगे भी इसके खिलाफ में जो भी लड़ाई लड़ सकते हैं लड़ते रहेंगे। एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन में आपने 12 मांगे का वो प्रस्ताव रखा था जी, वो क्या क्या मांगे थी वो बताएंगे एक बार? मांगे थी एक तो सिक्योरिटी को लेके, एम्बुलेंस को लेके, जो रिजल्ट में बार बार इशू आ रहा है, स्टूडेंट के बैक लग रही है, उसमें रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगाता है, उसके बाद वो पास हो जाता है, उसकी फ़ीस वापस करने को लेके, और हॉस्टलों की जो जर्जर हालत है बिल्डिंगों की, उनके ऊपर कमेटी बना के उनको रिपेयर करने की, क्योंकि कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि कहीं की POP गिर गई, कहीं की पुट्टी गिर गई, गेट गिर गया, बहुत सारे हादसे हुए। एक पंखा भी गिरा था एग्जाम पंखा में। गिर गया। तो ऐसी चीज़ों की लेके ज्ञापन तैयार करके विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया कि कोई अनहोनी हो उसके बाद ही आप उस पर एक्शन ले, उससे अच्छा है कि कमेटी बना के, विश्वविद्यालय काफ़ी पुरानी संस्था है तो उसको पहले ही चीज़ें, कोई अनहोनी से पहले उसको जांच करके और उस पर काम कर लिया जाए, तो वो एक ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उसको लेके हमने सारी चीज़ें ऐसे 12 मांगों को लेके करा था। तो उनमें से एक्चुअल में पूरी कितनी हुई? देखो हॉस्टलों की काफ़ी स्थितियाँ ठीक हुई हैं। एक जितने भी घुमाव थे विश्वविद्यालय को, उन सब पे ब्रेकर लगाने का, CCTV कैमरे का, इनमें काफ़ी सुधार हुआ है। महिला छात्रावासों में महिला गार्ड के लिए भी अनुमति प्रदान करी है और बहुत सारी चीज़ें, रिवोल्यूशन में अभी भी वही कमी आ रखी है, बार बार उसमें चाह रहे हैं कि सुधार हो और उसमें अभी नहीं हो पा रही। हमारे अध्यक्ष जी और ये इकाई के बाहर आने के बाद में जेल से हम उसके खिलाफ भी आगे प्रदर्शन करने की चर्चा पे हैं। और आपने 2023 के अंदर आप चुनाव लड़ने वाले थे निर्दलीय जी, अध्यक्ष पद का, जी, लेकिन वो किसी कारणवश चुनाव हुए नहीं। जी, उसके बाद आपने NSUI ज्वाइन कर ली। जी। तो वो बताएंगे थोड़ा आपने NSUI क्यों ज्वाइन की? देखिए मैं हमेशा से NSUI संगठन के ही फेवर में रहा। 2022 में इलेक्शन हुए थे, तब NSUI का अध्यक्ष पे कैंडिडेट ऋतु बराला थी, उनके हम साथ थे मजबूती से, और शुरू से ही मेरा विचार था कि NSUI में रहें, क्योंकि ABVP क्या है कि बहुत अलग हिसाब का संगठन है। वो हर चीज़ पे बाउंडेशन रखता है, ये मत करो मत करो, प्रचार मत करो। जब तक आदमी बोलेगा नहीं अपने विचारों के लिए लड़ेगा नहीं, इंडिपेंडेंट अपनी जो विचार है उसके ऊपर वो काम नहीं कर पाए, तो फिर ऐसे संगठन में जाने का क्या फ़ायदा है। इसलिए मैंने NSUI चुना। या फ्री हैंड है अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ABVP में हर चीज़ उनके पदाधिकारी और सीनियरों से परमिशन लो। यहाँ छात्र अधिकारी को के लिए हमारा संगठन तो हमें ये सिखाता है कि अपने हक अधिकारों के लिए खुद की सरकार, खुद के नेताओं के खिलाफ भी बोलना है तो बोलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे उस टाइम पे, चुनाव बंद करा, हमने उनके खिलाफ में धरने पे बैठी। आज भी कोई स्टेटमेंट होती है, कुछ हमें इंडिपेंडेंट होता है, तो हमारा संगठन हमें फ्री हैंड कर रखा है कि आप अच्छे से अपने हक अधिकारों और छात्र राजनीति में हो, अधिकारों की लड़ाई लड़ो। आप ये मत देखो कि आपके सामने कौन है। एक 2023 के अंदर आप अध्यक्ष पद के लिए कैपेबल थे? जी तो यार, चुनाव होते हैं और जो वहाँ स्टूडेंटों को मदद करी वो वोट देते और रिजल्ट आता तभी साबित होता है कि मैं था कि नहीं था। मैं मेरे मुंह से कैसे कह दूँ। मेरे तो ये था कि मेरे आज भी कॉन्फिडेंस ये है कि मैं विश्वविद्यालय में पिछले 5-6 सालों से छात्रों के लिए मदद कर रहा हूँ, संगठन में खड़ा हूँ मजबूती से। तो मेरे कहीं ना कहीं मन में ये है कि चुनाव होते तो अच्छे मजबूती से चुनाव लड़ते। हार जीत सब समय का खेल है। एक आपके बारे में हमने थोड़ा कैंपस में मालूम किया तो पता चला कि आप
सबसे दबंग नेता और राजस्थान यूनिवर्सिटी के। नहीं, दबंग तो ये आप शब्द कह रहे हो, बाकी मैं सच्चा और ईमानदार हूँ। मैंने कभी छल कपट नहीं करा, ना किसी नहीं, विद्यार्थी के। दबंग से मतलब ये छल कपट नहीं है, मतलब एक डट के खड़ा होने वाला, मजबूत, जो कहते हैं ना, किसी से डरता नहीं है। हाँ, ये मान सकते हो कि मैं कभी भी कोई भी मुद्दे को लेके बैठ गया तो मैंने ये परवाह नहीं करी कि सामने संगठन है या पुलिस अधिकारी है, या मुझे इस प्रोफेसर से बना के रखनी है, इस पुलिस वाले से बना के रखनी है, या मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, मुकदमा होगा। मैंने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं करी। तो इस वजह से दबंग आप कह सकते हो कि मैं ये फिक्र नहीं करता है कि मुझे खाली रील बनानी है या मीडिया में छाना है, सोशल मीडिया में छाना है। मैं बैठ गया तो जब तक उसका समाधान नहीं होगा या उसका आश्वासन नहीं आएगा, मैं उठा नहीं, और मैं हमेशा उस चीज़ के लिए लड़ा हूँ। एक निर्मल चौधरी जी से आपके क्या इख्तिलाफात थे, वो थोड़ा बताएंगे? क्योंकि हमने जब मालूम किया तो ये पता चला अरविंद जाजड़ा तो सिर्फ फेमस हो गए कि उन्होंने कैमरे के सामने उनके थप्पड़ मारा स्टेज पर, वो वीडियो वायरल हो गई। लेकिन आपने काफ़ी बार आपके और उनका कहा कि 36 का आंकड़ा था दोनों, मोहित यादव जी का और निर्मल चौधरी का 36 का आंकड़ा था। देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय में सब अपना अपना छात्रों की सेवा करके राजनीतिक भविष्य बनाने आते हैं। कार्यकर्ताओं में, नेताओं में आपस में नोकझोंक चलती है। कई बार बात आगे बढ़ जाती है तो लड़ाई के रूप में बदल जाती है। कई बार बोली चाली से कई बातें होती हैं। तो उस टाइम पे तैयारियां चल रही थी अपने आपस में, 1-2 बार विवाद हुए। और वो देखो, छात्र राजनीति में आदमी परिपक्व होता है, नुसुखियों की फौज होती है, तो उसमें आप कोई भी ऐसी टाइप की ये चीज़ें हो रही हैं तो उसमें आप जजमेंट नहीं कर सकते किसी भी इंसान का कि वो इसी विचारधारा का है। वही कह सकते हैं ना, गर्म खून और गर्म जोशी रहती है, और उसके पीछे आदमी ये नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या रहेगा। वो उतावलापन होता है एक जवानी में, तो वो कई बार हुई हैं चीज़ें। ठीक है, अब हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने अपने पद पे हैं, हम हमारे पद पे हैं। वो अपने काम कर रहे हैं, हम हमारे काम कर रहे हैं। बातचीत होती है निर्मल जी से? नहीं, बातचीत अभी कोई बात नहीं है। एक विरोधियों का ये कहना है कि एनएसयूआई कांग्रेस की ट्रेनिंग स्कूल है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? भाई, ये तो मैंने शुरुआत हुई तभी बोल दिया था कि कांग्रेस का अग्रिम संगठन है। बाकी ट्रेनिंग सेंटर नहीं बोल सकते। एनएसयूआई के कोई भी कार्यकर्ता संगठन में जाके कांग्रेस के में कोई ट्रेनिंग नहीं लेता। वो स्टूडेंटों के बीच में रहता है, वहीं से वो राजनीति सीखता है, वहीं आगे जाके सीढ़ियाँ चढ़ता है। और मैं ये मान सकता हूँ कि जो छात्र राजनीति करके गए हैं, अच्छे इंटेलिजेंट, आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अच्छा मुकाम उन्होंने चुना है। एनएसयूआई हो जी, वो एबीपी हो, क्या विरोधी हो गए। एबीपी तो अपना एक संगठन है, विद्यार्थियों का संगठन है। मैं किसी के खिलाफ नहीं कहूँगा, इसमें भी हमारे साथी भाई हैं, कोई क्लासमेट है, कोई सीनियर है, कोई गांव का है, कोई पड़ोसी है। तो सब अपना अपना कैरियर बनाने जाते हैं, सबकी अपनी विचारधारा। वो भी गए, वो मजबूती से इन संगठनों में जो काम करता है, अच्छे ईमानदारी से, अच्छी टेक्निक से, अच्छी आइडियोलॉजी से वो आगे जाते हैं। और आगे जाके सबका एक ही विज़न होना चाहिए कि देश और समाज का कैसे भला कर सकें। ये विरोध और ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियाँ चलती रहती हैं, इस पर ज़्यादा हबी से बड़ी नेतागिरी के स्टेटमेंट न देता हूँ, मैं न देना चाहूँगा। सब अपने अच्छी ईमानदारी से जिस पद पे हैं, जहाँ हैं, वो अच्छे से उसकी पालना करें। और जैसे छात्र संगठन में है या युवा मोर्चा में है या मेन कांग्रेस में है, जहाँ जिस लेवल पे हैं, वहाँ जो समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं, बोल सकते हैं या करवा सकते हैं, पावर में है तो करवाना चाहिए। आपस की लड़ाई चलती रहेंगी। एक एबीवीपी और एनएसयूआई में लड़ाई किस चीज़ की है, आइडियोलॉजी की या फिर सत्ता की? कुछ भी मान लो, दोनों में से चीज़ें तो दोनों ही मैटर करती है भाई। छात्र सेवा भी चलती है और नेता भी बनना है। लोग कहें कि भाई नेतागिरी नहीं करने आए, तो फिर वो इतनी लोड लेके अपनी जवानी के जो मेन प्रीशियस टाइम होता है, उस टाइम पे छात्र सेवा करके और नेतागिरी कर रहा है, तो दोनों ही चीज़ों का है अलग। कोई छात्रों की सेवा भी हो और मैं मजबूत एक लीडरशिप भी यहाँ से डेवलप कर सकें। दोनों संगठन है, आमने में अलग अलग विचारधारा, अलग तरीके से काम करते हैं, तो ग्रुप बन जाते हैं। कई हम तकरार रह जाती है, जो समझदार है, सब्र रखते हैं, वो सबसे बना के रखते हैं। आज भी हमारे एबीवीपी वाले से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं। तो वो तो सबका अपना सोचना और तरीका है कि वो क्या करें। कई जो नए होते हैं या गर्मजोशी होती है, वो विवाद पैदा कर लेते हैं। जो समझदार होते हैं, पुराने होते हैं, वो शांति से बैठ के हर चीज़ अब डिस्कस करते हैं। खूब सारे ऐसे प्रदर्शन हुए हैं, मामले हुए हैं, जो एबीवीपी, एनएसयूआई, एसएफआई, निर्दलीय सब लोग एकजुट होके और छात्रों के लिए लड़ाई लड़ें, तो सब एक हैं। कई पार्टियों के मान लो, मुद्दे मान लो, या फिर विपक्ष मान लो, तो एक दूसरे के लिए चलता रहता है। तो वो
कोई उसको दिल पे ले जाता है, दिमाग पे ले जाता है तो परमानेंट एक दीवार खड़ी कर लेता है, कोई उसको एक राजनीति का हिस्सा मानता है तो वो अपने रिश्ते मजबूत रखता है और वो अपने दायित्व को निभाता है। एक आपने कपड़े उतार कर विरोध प्रदर्शन किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर। वो हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और हमें गिरफ्तार किया गया। हमारे जैसे किशोर भाई जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं, जेल में हैं, उनका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ। उस टाइम पे हमने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ में अर्धनग्न प्रदर्शन किया था कि अब हमारे ऊपर लाठीचार्ज करो। हम छात्र संघ चुनाव, एक जो संविधान का मूलभूत पहली सीढ़ी है राजनीतिक में चढ़ने की, उसकी हक अधिकारियों की लड़ाई के लिए हमारी मांग करें, जायज़ मांग है, तो आप हमारे साथ ये गलत कर रहे हो, मुकदमा लगाना और लाठीचार्ज करना, उसके खिलाफ में हमने प्रदर्शन किया था। एक देखा जाता है कि छात्र राजनीति में मुकदमे तो लगते ही लगते हैं, तो आपके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं वैसे? 4 या 5 मुकदमे हैं। 1, 2, 3 मुकदमों में एफआईआर लग गई, जो कि जिस मामले को लेके था, एक रजिस्ट्रार को लेके था, माफ़ीनामा वगैरह दे के, जो भी कई बड़ा दिल रखते हैं और ये समझते हैं पुलिस अधिकारी मान लो या प्रशासन मान लो कि भाई ठीक है छात्र राजनीति कर रहे हैं, छात्र हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो जिन्होंने बड़ा दिल करके और राजीनामा कर लिया वो मुकदमे वापस हो गए, और जिन्होंने द्वेष की भावनाएं रखी वो मुकदमे आज कंटिन्यू चल रहे हैं। जैसे आपको कभी कोई ऐसा स्टैंड लेना पड़े जो संगठन के खिलाफ है और छात्रों के हित में है, तो आप क्या करोगे? संगठन चुनोगे या छात्रों को चुनोगे? छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते आए हैं, और ऐसे मामलों में तो हमने हमारे उच्च अधिकारियों को भी, पदाधिकारी जो हैं संगठन के, उनको भी बुलाया है कि आप संगठन की चिंता ना करें, आप छात्रों के लिए लड़ाई लड़ें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, और कई नेता भी हमारे संगठन में ऐसे हैं जो सच बोलने में नहीं डरते। तो लड़ाई लड़ने में आपको कोई झिझक नहीं रखनी चाहिए और ना ये देखना चाहिए कि संगठन है या कोई पर्टिकुलर कोई इंसान है जो आपको दबा सकता है। आप अधिकारियों की लड़ाई मजबूती से लड़ाई, तभी आप एक अच्छे जनसेवक कहलाओगे। एक जैसे चुनाव बहाल हो जाते हो तो आप उम्मीदवार तो रहोगे अध्यक्ष पद के लिए? यार इस बार एज हो गई मेरी। हाँ, इसमें एज क्राइटेरिया है ना, जैसे 25 साल तक तो लड़ सकता है नॉर्मल यूजी पीजी का स्टूडेंट, जी। और जो एलएलएम कोर्स में है जिसका, जो लॉ के बाद पीजी होती है, वो 28 तक लड़ सकता है। तो मेरी 27 क्रॉस हो गई, अगली अप्रैल में मेरे 28 हो जाएगी, तो मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा। अभी चुनाव बंद है। तो जैसे मान लीजिए चुनाव नहीं होते, आप चुनाव भी नहीं लड़ते, तो फिर आगे आप एमएलए या एमपी के चुनाव की तैयारी करोगे? बिल्कुल, देखो परिस्थितियाँ अगर पक्ष में रही तो आगे भविष्य में हमेशा राजनीति करने का इच्छा है और जनता की सेवा करने की इच्छा है। जनता अगर चाहेगी, सब घर परिवार दोस्तों का, समाज का सपोर्ट रहा तो आगे जाएंगे मजबूती से, और जो भी चुनाव की परिस्थितियाँ बनेंगी वो चुनाव लड़ेंगे। एक मेरा सवाल ये था कि मैंने जितने भी छात्र नेता देखे हैं उनके सबके पीछे गाड़ियों की इतनी लंबी कतार रहती है। मैंने आपके पीछे भी देखी, मर्सिडीज, ऑडी, डिफेंडर, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, इतनी लग्जरी गाड़ी आती कहाँ से है? सब आप जैसे दोस्तों के पीछे। आज आपने मुझे यहाँ ब्रॉडकास्ट में बुलाया, कहीं ना कहीं किसी न किसी संपर्क से बुलाया, या आप सुबोध कॉलेज में थे जुड़े, सोशल मीडिया के थ्रू देखा था, ऐसे संपर्क बढ़ते हैं। और विश्वविद्यालय में इतने लोगों की मदद करते हैं, हर साल 10,000 9,000 कुछ स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और हर साल निकलते हैं, तो आपस में संपर्क बढ़ते हैं। पूरे दिन छात्र नेता फील्ड में घूमता है, अच्छे संपर्क भी बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। किसी के संसाधन की मजबूत फैमिली से होता है तो उसके कमी नहीं आती, तो हमारे जैसे को तो आप जैसे दोस्त बनाने पड़ेंगे, तभी हमारे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक आप जहाँ भी जाते हो तो देखा जाता है कि बड़ा फूल मालाओं से आपका स्वागत किया जाता है। जी, वो आपने बहुत अच्छी फेस वैल्यू अपनी बनाई हुई है, उसके बारे में बताएं कैसा फील होता है आपको? अच्छा फील होता है, पर मेरी हमेशा ये इच्छा होती है कि भी शांतिपूर्ण तरीके से जाएं, जिस भी मकसद से जा रहे हैं वो पूरा करें। स्वागत और इन चीज़ों के थोड़े से कम ही फेवर में रहता हूँ मैं। जैसे नॉर्मल किसी के प्रोग्राम में जाना करना है तो मेरा हमेशा ये अवॉइड ही करना होता है कि भाई ठीक है शांति से मैं आऊँगा, घर परिवार से मिलेंगे, आपके दोस्तों से मिलेंगे, ये ठीक ज़्यादा बेटर रहेगा। हमेशा रील और डेकोरम में रहना कम पसंद है। कभी कभी ठीक है बनता है, वर्चस्व दिखाना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन बोल सकते हैं।
एक मैंने आपकी जब प्रोफाइल देखी तो एक चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि 15 अगस्त वाले दिन आप गरीब लोगों में मिठाई बांट रहे थे। जी, हमारे एक मित्र हैं इरफान जी, जो सोशल मीडिया का काम देखते हैं, उनसे बात कर रहे थे। मैं भैया क्या कर सकते हैं मूवमेंट, तो उन्होंने 2-3 आइडिया दिए, तो उनमें मुझे ये बेटर लगा। तो मैंने ये सोचा कि भाई जो विश्वविद्यालय के बाहर है, जो झुग्गी झोपड़ियाँ लग रखी हैं आसपास में, उन सब गरीबों को हम मिठाई खिला सकें, वो भी हमारे देश का इतना बड़ा त्यौहार है, वो भी खुशी से मना सकें। तो उस मिठाई के बदले में उनको खुशी मिले, तो ये एक अच्छा मुझे मन में आई बात, तो मैंने वो चीज़ करी। एक सवाल मेरा ये था कि सबने देखा है कि एनएसयूआई और एबीवीपी का 36 का आंकड़ा रहता है। अगर एनएसयूआई और एबीवीपी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कौन पहले माफ़ी मांगेगा? क्यों मांगनी माँ, फिर किस चीज़ की मांगेंगे? नहीं, बाहर अभी देखा गया है कि शस्त्र पूजा के ऊपर इतना बड़ा झगड़ा हुआ, तो उसी बेस के ऊपर मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, क्यों माफ़ी मांगनी? हमारा काम था जो हमने करा, उनका काम है जो वो करेंगे, तो माफ़ी किस चीज़ की मांगनी? जब हम गलत ही नहीं है तब माफ़ी क्यों मांगेंगे? गलत है तो वो हरकत क्यों करते? हम हमारे अकॉर्डिंग हमारे लिए वो जायज़ मांग है, उनके अकॉर्डिंग उनको शस्त्र पूजा है, उनके विचारधारा की कुलपति लगी हुई है, उनकी सरकार है, तो उन्होंने वो जगह चुनी। हम इस चीज़ के खिलाफ थे कि ये जगह उनके लिए गलत है, ना हमारा सेस के खिलाफ, ना हम शस्त्र पूजा के खिलाफ, पर हम इस चीज़ के खिलाफ हैं जो भी शिक्षा संस्थानों के अंदर आरएसएस अपना अड्डा बनाना चाह रही है, उस चीज़ के खिलाफ हम। तो किस चीज़ की माफ़ी मांगना? गलती कहाँ करी हमने? आप ये कह यही रहे तो हो, विचारों की टकरार होती है। आदमी अपने हिसाब से उन चीज़ों पे जो विचार हैं उनके लिए लड़ता है, तो अगले के लगता है कि हमारे खिलाफ है। वो अपने विचारधाराओं के को चलाते हैं, हम अपनी विचारधारा को चलाते हैं, तो तब जाके ये फासले बनते हैं जब 36 का आंकड़ा है। कोई इनको एक राजनीतिक हिस्सा मानता है या फिर अपना कर्म धर्म मानता है, तो वो समझते हैं, वो साथ बैठते हैं। और जो इस चीज़ में रहता है कि वो तो अपने हिसाब से करे और हमेशा उस चीज़ को विरोध में, विपक्ष में दिमाग में ले लेता है, तो वो 36 का आंकड़ा बोल सकते हैं उसको। आप कह रहे हो कि आप आरएसएस के खिलाफ नहीं हो, लेकिन आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो तो ये बोलते हैं कि अगर राहुल गांधी जी पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो पहला साइन ही आरएसएस पर बैन लगाएंगे। वो बैन आरएसएस को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? हम हमारे राहुल गांधी जी के पीछे रहेंगे, जो हमारे संगठन के आदेश रहेंगे उस पर काम करेंगे। पर आरएसएस को बैन कैसे लगा सकते हो? तो हर घर का हिस्सा हो रखा है, हर दूसरे घर में, तीसरे घर में, एक इतना बड़ा देश का सिस्टम का है, तो वो आरएसएस को साथ ले सकते हैं। वो इतनी बड़ी संस्था बन चुकी है कि उसको ख़त्म करने में तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वो लेकिन तो एक विचारधारा है, वो जो लोगों में बस चुकी है। मतलब कोई गांव मान लो, कॉलोनी मान लो, सोसाइटी मान लो, उसमें हर दूसरा चौथा पांचवा आदमी आरएसएस का मान सकते हैं अपन। मतलब 10 परिवार रह रहे थे, उसमें एक परिवार पूरा आरएसएस का होगा, तो किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पीछे घूमेंगे? विचारधारा चेंज कर सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि भाई आप हमारे साथ आओ, ये गलत है। या फिर आगे कुछ चीज़ें जो हाईजैक करना चाह रहे हैं, जैसे विश्वविद्यालय, जो अग्रिम यूथ है जहाँ से निकलेगा, वहाँ से वो माइंड सेट बना के और उस संगठन को बढ़ाना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को रोक सकते हैं जो आरएसएस बहुत ज़्यादा हैवी ना हो और बढ़े नहीं। ख़त्म तो कर ही नहीं सकते, और कर सकते हैं तो उसका आप कोई सुझाव दो, आप उन कैमरे के सामने बैठे हैं। सुझाव तो क्या, सबसे मेन बात तो वही है, जब लोग वक्त पढ़ेंगे और जब वो देखेंगे कि भारत का इतिहास क्या रहा है तो वो खुद उस चीज़ को समझेंगे ना। क्योंकि भारत का इतिहास ये है कि गांधीवादी जो लोग हैं उनका ये मानना है कि गांधी की जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन आरएसएस की आइडियोलॉजी तो बिल्कुल डिफरेंट है, उनका तो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता और है? पहली चीज़ तो हिंदू राष्ट्र ही तो है, क्योंकि जहाँ जिस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, मेजोरिटी जिस धर्म की रहती है वो कंट्री उसी धर्म की मानी जाती है। देखो, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसका एजेंडा यही है, हिंदू खतरे में, हिंदुत्व, जय श्री राम, ये सब चीज़ें पुरानी। हिंदू भी पहले थे, राम भी पहले थे, हम राम को मानते हैं। हमारे तो बचपन में ऑडियो होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में राम राम कौन बोलता है बच्चों में। तो ये तो क्या ठेकेदारी ले ली कि हिंदू हमारे हैं, राम हमारा है, जबकि चीज़ें पुरानी चलती आ रही हैं, लोगों को समझने की ज़रूरत है। और रही बात ये आइडियोलॉजियों की, तो जो सरकार अपने जवान जो बोल रहे हैं कमिटमेंट करें जिन मुद्दों को लेके, उनके ऊपर ही काम नहीं कर रही, तो धीरे धीरे जनता को समझ में आएगा। इस बार विपक्ष में आके खड़े हुए आगे और मजबूत सीटें लेके आएंगे, तो सबका जो फैसला है वो जनता करेगी, जनता को समझ में आना चाहिए, और वो समझाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
और रही बात आरएसएस को जो बनाने वाला, वो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का हिस्से थे पुराने इतिहास में, उन्होंने ही आरएसएस को स्टार्ट करा, जो कांग्रेस के पार्ट थे। के.एल. एडगवार जी जो इतिहास में कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने ही आरएसएस की स्थापना करी है। और सेवा दल सबसे पहले आरएसएस के हिसाब से सेवा दल, जैसे आज आरएसएस है वैसे सेवा दल कांग्रेस का संगठन बहुत ज़्यादा मजबूती से इस तरीके से सेवा कर रहा था। और आरएसएस का काम जो पहले था उसमें अभी तो ये सेवा और सत्ता का सुख भोगने लग गए, जबकि आरएसएस का काम था समाज की सेवा करना, न कि जाति पात पे धर्मपात पे बिठा के लोगों को और सत्ता को और बीजेपी को सपोर्ट करना। एक क्या छात्र राजनीति आज भी परिवर्तन का जरिया है या फिर सिर्फ बड़ी राजनीति में जाने का रास्ता बन गया है? नहीं, परिवर्तन का जरिया है। और मैं तो छात्रों से ये भी निवेदन करूँगा कि ये ट्वीट करके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट डाल के जो आजकल ट्रेंड आया है ना, इसके हट के जो ग्राउंड पे हक अधिकारों की लड़ाई है उसमें मजबूती से शामिल हों और अधिकारों की लड़ाई लड़ना सीखें। आज नहीं तो कल लड़ना है, तो ट्वीट करने से और फेसबुक इंस्टाग्राम से पोस्ट डालने की बजाय धरातल पे भी मजबूती से अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। और जो अपने भविष्य के लिए अच्छे परिवर्तन यूथ करवा सकता है वो सरकारों को झुका के करवाने चाहिए। एक मेरा सवाल ये था कि राजनीति में टिके रहना ज़्यादा मुश्किल है या ईमानदार रहना ज़्यादा मुश्किल है? दोनों ही चीज़ें हैं। टिके रहना भी मुश्किल है, ईमानदार रहना भी मुश्किल है, और दोनों साथ लेके चलें तो और मुश्किल है। और मुश्किलों का सामना करेंगे तभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे और अच्छा अचीव कर पाएंगे। एक आप किस लॉबी में हो, अशोक गहलोत की लॉबी में या सचिन पायलट की लॉबी में? दोनों में किसी में नहीं है, अभी एनएसयूआई में काम कर रहे हैं। एनएसयूआई में तो कर रहे हो, इन द फ्यूचर आप अगर एमएलए एमपी का चुनाव लड़ते हो कुछ किसी भी विधानसभा से, क्योंकि आप राजनीति में तो आओगे, क्योंकि छात्र राजनीति आपने की है तो आपका करियर है आगे इसमें पॉलिटिक्स में, तो आप अगर आते हो तो आप किस लॉबी में रहोगे, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट? मेरी इच्छा चली तो मैं संगठन के लिए ईमानदारी से काम करूंगा, और ये चाहेंगे कि भाई दोनों लीडर ही उस मेहनत को और संगठन के लिए ईमानदारी के लिए जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरे लिए स्टैंड लेंगे या मुझे ओबलाइज करेंगे, ईमानदारी को देख के, मेहनत को देख के और समाज की सेवा को देख के। एक किससे ज़्यादा डर लगता है? पार्टी में रहते हैं, किसी संगठन में रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, विरोधियों से या फिर अपने संगठन के आला कमान से? किसी से डर नहीं लगता, अपना काम कर रहे हैं, किससे क्या डरना। डर उस चीज़ का हो जो बहुत ज़्यादा ललक हो या भूख हो, आगे बढ़ना है, हम अपन तो शांति से काम कर रहे हैं, जो मिलेगा ऊपर वाला देगा और मेहनत देगी। अगर ऐसे मौका मिले कभी किसी नेता के साथ आपको मंच शेयर करना हो तो किस नेता के साथ करना चाहोगे? देखो, जो भी संगठन के वरिष्ठ लीडर हैं वो अपनी अपनी एक विचारधारा है और अपने तरीके से नेतागिरी करते हैं, तो हम ये चाहेंगे जो भी संगठन के वरिष्ठ नेता हैं, 2-3 जो आज संगठन के बड़े चेहरे हैं, उन सबके साथ में मंच शेयर करने का मौका मिले। उनने जो राजनीति अपने किस तरीके से उन्होंने हर एक फैसले लेके हर एक फेज को कैसे जिया है, कैसे उस पर स्टैंड लिया है, कैसे इतना बड़ा जनाधार बनाया है, संगठन में जगह बनाई, तो मंच शेयर करने का भी मौका मिले और साथ में उनके साथ में विचार करने का मौका मिले। गहलोत जी सबसे वरिष्ठ हैं, डोटासरा जी लो, पायलट साहब लो, हरीश चौधरी जी लो, भंवर जितेंद्र जी लो, टीकाराम जूली जो, सबके साथ मिलने का मौका मिले। छात्र संघ चुनाव को लेके भी हम बहुत बार सभी नेताओं से मिले, अपनी बात रखी, और मैं ये चाहूँगा और मेरी इच्छा है कि इन सब लीडरों के साथ बैठें और इनसे समझें कि अच्छी राजनीति और समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ का अनुभव प्राप्त हो उनसे। एक अशोक गहलोत अच्छे सीएम है या फिर भजनलाल शर्मा जी? अशोक गहलोत जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। भजनलाल जी की आप परिस्थिति आप देख रहे हो, पूरा जो सरकार है वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, दिल्ली से चल रही है, खुद किसी चीज़ को लेकर पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पा रहे, स्टैंड नहीं ले पा रहे, ब्यूरोक्रेसी गाइड कर दी तो उस हिसाब से चल रहे। एक अगर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी का वीसी बना दिया जाए तो आप पहला डिसीजन क्या लोगे? 75% अटेंडेंस, और परीक्षाओं में जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं विश्वविद्यालय में उनको लेके बहुत बड़ा एक्शन, और साथ में जो अगर कुलपति की पावर आ गई तो और भी ओबीसी बात है, साथ के बैच के या दोस्त होंगे वो अलग अलग विश्वविद्यालयों में होंगे, तो जो परीक्षाओं का जो सिस्टम है ना उसमें काफ़ी कुछ
बेटर स्थितियाँ लाने की। एक ही सब्जेक्ट में एक विद्यार्थी है, जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, वो 3 साल तक उस बैग को नहीं निकाल सकता, चौथी साल नहीं निकाल पाता, 5वीं साल मतलब बीए में एडमिशन लिया तो 5वीं साल तक एक ही सब्जेक्ट के पेपर दे रहा है। क्या वो विद्यार्थी उसमें उतने ही नंबर लेके आ रहा है? किसी में 5 लेके आ रहा है, किसी में 7 और किसी में 8, किसी में 3 आ गए, ऐसे पर्टिकुलर 5-5 साल तक एक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे रहा है और उसमें यही स्थिति है कि उसके 10 से नंबर ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। मैं इस पर्टिकुलर इस बात को लेके हमारे जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है राकेश राव जी, उनसे हर बार बात करता हूँ और ये कहता हूँ कि गुरुजी इसमें एक्चुअल में क्या सुधार कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विश्वविद्यालय में एक्चुअल में जो मीडिया और प्रदर्शनों से परे हट की चीज़ें हैं, जिससे एक्चुअल में पढ़ने वाले बच्चे प्रताड़ित हैं। उन चीज़ों को लेके काम करना चाहूँगा कि एक्चुअल में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन सके और टाइम पे बच्चा अपनी सारी शिक्षा पूरी कर सके। एक हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, मैं हमारे युवा साथियों को सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि नशे पते से दूर रह के और जो गरीब किसान परिवार से युवा यहाँ पढ़ने और अपना जो भविष्य बनाने आए हैं वो अपने अच्छे से पढ़ाई करें और जिस हिसाब से ईमानदारी से कड़ी मेहनत करके आपके परिवारजन आपके माता पिता यहाँ भेजते हैं, उस ईमानदारी का उनको फल दें, न कि गलत रास्ते पे जाके और अपना समाज और घर परिवार का नाम बदनाम करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी।